हाय गाइस, आई एम सूर्यांश चौहान एंड यू आर वाचिंग फिनवाइब। आज हम बात करेंगे एंजल इन्वेस्टिंग के बारे में कि एंजल इन्वेस्टिंग होती क्या है, उसके क्या फायदे हैं और उसके क्या नुकसान है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंजल इन्वेस्टर होता क्या है। अब एंजल इन्वेस्टर को हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे सीड इन्वेस्टर, प्राइवेट इन्वेस्टर। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये स्टार्टअप्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं और उनके बदले ये उनसे इक्विटी या फिर कन्वर्टेबल डेट ले लेते हैं। नॉर्मली तो ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं। इनका नेचर होता है कि ये हाई रिस्क ले सकते हैं और इनको हाई रिवॉर्ड चाहिए होता है। जैसे कि आप देखते होंगे शार्क टैंक में, तो शार्क टैंक में फाउंडर आते हैं, वो उनसे मांगते हैं, क्या कहते हैं, फंडिंग मांगते हैं। तो वो जो शार्क्स होते हैं ना, वो लोग होते हैं आपके एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं स्टार्टअप्स के लिए, जैसे कि फंडिंग फॉर अर्ली स्टेज स्टार्टअप। जो स्टार्टअप अर्ली स्टेज में होते हैं या जो उतने मैच्योर नहीं हुए होते, उनको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इतनी फंडिंग नहीं देते। मतलब या तो चाहते नहीं या फिर कम ही मिल पाती है उन्हें। तो इस केस में उनकी हेल्प करने आते हैं एंजल इन्वेस्टर्स, जो उनको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं और मेंटरशिप एंड गाइडेंस। अब एंजल इन्वेस्टर सिर्फ फंडिंग प्रोवाइड नहीं करता, वो उसको टेक्निकल नो हाउ भी बताता है, डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। तो उससे क्या होता है कि जो फाउंडर है आपका, वो बेसिकली कोर बिजनेस को ज्यादा जानता है या प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानता है। तो जो आपका एंजल इन्वेस्टर है, वो आपको कंपनी से रिलेटेड चीजों में हेल्प करता है, जैसे हायर कैसे करना है और भी बहुत सारे डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करता है। और तो और फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिलता है आपको एंजल इन्वेस्टिंग में। अब आप अगर शार्क टैंक देखते होंगे या फिर अगर आप यूएस का शार्क टैंक देखते होंगे, तो उसमें अलग अलग फाउंडर्स आते हैं और वो नेगोशिएट करते हैं शार्क के साथ। तो उसमें उनके पास एक ऑप्शन होता है कि कोई इक्विटी दे रहा है, कोई डेट दे रहा है, कोई कन्वर्टेबल डेट दे रहा है, कोई रॉयल्टी दे रहा है। तो उससे वो उनके पास एक फ्रीडम रहती है कि वो अपने बिजनेस के हिसाब से, अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से एक फाइनेंस रेज कर सकते हैं। और तो और फास्टर डिसीजन मेकिंग होती है। अगर आप बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के केस में लेते हो, तो वो लोग के पास बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, तो कोई भी अगर आपको डिसीजन लेना है तो उसमें बहुत टाइम लगता है। बट एंजल इन्वेस्टिंग केस में ऐसा नहीं होता, सब चीजें बहुत फास्ट हो जाती हैं। अब पोटेंशियल नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अब जो आपका एंजल इन्वेस्टर होता है, उसके बहुत सारे नेटवर्क होते हैं, और तो अगर कोई फाउंडर उनसे जुड़ता है तो उसको वो नेटवर्क भी मिलते हैं, कई मार्केटिंग में, कई प्रोडक्ट बेचने में, सप्लाई चेन में, बहुत सारी चीजों में उसकी हेल्प आती है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं एक एंजल इन्वेस्टर के। एज अ इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टिंग की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे हाई रिस्क। तो जो आपका स्टार्टअप होता है, वो एक मैच्योर बिजनेस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि एक स्टार्टअप के फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए एंजल इन्वेस्टर को हमेशा रेडी रहना चाहिए कि स्टार्टअप को फेल हो ही सकता है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। तो वो एक रिस्क हमेशा वो बियर करता है। दूसरा, लैक ऑफ लिक्विडिटी। अब अगर एक शेयर में, एक क्या कहते हैं, एक स्टार्टअप में उसने शेयर खरीद लिए, उसने इक्विटी ले ली, तो बहुत ही मुश्किल है उसके लिए उस इक्विटी को किसी और को बेचना। कोई और वो रिस्क लेना चाहे ना चाहे, और कोई सोचेगा कि ये क्यों बेच रहा है, कोई ना कोई दिक्कत होगी, तो वो एक तरह से इम्पॉसिबल जो होता है उसे बेचना। तो ये बहुत ही ज्यादा इलिक्विड है। तीसरा, लिमिटेड कंट्रोल। मोस्ट केसेस में जो फाउंडर्स होते हैं, वो बहुत कम इक्विटी देते हैं एंजल इन्वेस्टर को, वो मोस्ट इक्विटी अपने पास ही रखते हैं। तो उनका जो डिसीजन मेकिंग में रोल होता है वो छोटा होता है। इन एंड एक फाउंडर का ही पूरा कंट्रोल होता है अपने बिजनेस में। चौथा, टाइम एंड एक्सपर्टीज डिमांड। अब एंजल इन्वेस्टिंग के लिए सिर्फ ऐसा नहीं आपने पैसे देने हैं, आपको अपने फाउंडर को हेल्प करनी पड़ेगी, उसको डिसीजन मेकिंग में बताना पड़ेगा, उसको हायर करने में हेल्प करनी पड़ेगी, उसको और लोगों से अपने कनेक्शन से कैसे यूज करें उसके लिए वो बताना पड़ेगा, उसे अपने कनेक्शन से मिलवाना पड़ेगा। तो इन सब में आपको बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, और इस सब को यूज करने के लिए आपके पास ये सब होना भी चाहिए। आपके पास डिसीजन मेकिंग की नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास इतने कनेक्शंस होने चाहिए, वो एक्सपर्टीज होनी चाहिए आपके पास। अब तभी एक एंजल इन्वेस्टर बन पाओगे। और लास्ट चीज इज, आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखो स्टार्टअप तो बहुत रिस्की है, तो आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, अलग अलग स्टार्टअप्स में डाल के या अलग अलग चीजों में डाल के। तो उसकी वजह से आपको और भी ज्यादा कैपिटल चाहिए होगी, तो जो कि एक पॉइंट बन जाता है कि सिर्फ उतनी कैपिटल नहीं चाहिए आपको, पहले इन्वेस्टिंग के लिए बहुत कैपिटल चाहिए, आपको और भी कैपिटल चाहिए ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओ।
हाई पोटेंशियल होता है ग्रो करने का, तो उसकी वजह से इकोनॉमी ग्रो करती है और जो आपका मार्केट होता है उसमें कंपटीशन बढ़ता है, क्योंकि अलग अलग तरह के प्रोडक्ट आ पाते हैं, नए लोग भी उसमें एंट्री कर पाते हैं। तो काफी ऐसी कंपनीज है जो क्या कहते हैं एंजल इन्वेस्टिंग की वजह से ही आगे बढ़ पाई। जैसे कि आपने बहुत ज्यादा सुना होगा नाम ऊबर का। ऊबर को कहीं से फंडिंग ही नहीं मिल रही थी स्टार्टिंग में, तो फिर उन्हें एंजल इन्वेस्टर्स ने उठाया और उसकी वजह से आज ऊबर एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है, सब जानते हैं ऊबर को। सेम इन द केस ऑफ एयरबीएनबी, ये बिजनेस के पास पोटेंशियल था, बट अगर इनको फंडिंग नहीं मिलती तो क्या होता, क्योंकि बैंक तो क्या कहते हैं इतने अनमेच्योर्ड या इतने छोटे बिजनेसेस को लोन नहीं देना चाहते। तो एंजल इन्वेस्टिंग की वजह से आज ये एक वर्ल्ड फिनोमेना है, ये दोनों चीजें। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है अगर आप सर्च करते रहेंगे। आई होप गाइस आपको ये एंजल इन्वेस्टिंग पे वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर आप किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक